हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो अपन लोग बेसिक मैथमेटिक्स देख रहे हैं फिजिक्स के लिए। जिस मैथमेटिक्स टूल्स की अपन को रिक्वायरमेंट होती है फिजिक्स के अंदर, वो चीज़ें अपन पढ़ रहे हैं। तो आज से अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, आज जो टॉपिक पढ़ेंगे अपन, जो टॉपिक अपना स्टार्ट होगा, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो बायो वाले बच्चे इसको ज़रा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ना। मैथ वाले बच्चे तो फिर भी इसको मैथ में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए। ठीक है, टॉपिक जो है बच्चों वो है अवकलन। टॉपिक जो है वो है अवकलन गणित, डिफरेंशियल कैलकुलस। ये बहुत ही शानदार सा टॉपिक है अपना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब देखो ये अपन पढ़े, अवकलन गणित पढ़े, ये अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करें, उससे पहले मैं आपको एक दो छोटी छोटी बातें बता देता हूँ। ठीक है, जैसे आप लोगों ने नॉर्मली नाम सुना होगा कि एक तो कांस्टेंट होता है और एक वेरिएबल होता है। कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है ये अपन को समझना है सबसे पहले। ठीक है, कांस्टेंट होता है एक तो नाम आता है कांस्टेंट, एक नाम आता है वेरिएबल। कोई भी राशि है वो कांस्टेंट कब होती है और वेरिएबल कब होती है। कांस्टेंट मतलब नियत, वेरिएबल मतलब परिवर्तनशील। ठीक है, तो इंग्लिश वर्ड ध्यान में रखना इसका, कांस्टेंट और वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि मैं बार बार में नियत वर्ड नहीं नाम लूंगा, कांस्टेंट नाम लूंगा और वेरिएबल नाम लूंगा। कांस्टेंट का मतलब है कि टाइम के साथ में चेंज नहीं हो, कांस्टेंट हो, नियत हो। तो वो राशि जो टाइम के साथ में चेंज नहीं होती है, टाइम के रिस्पेक्ट में उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, दूसरी है वेरिएबल, परिवर्तनशील। देखो इसके नाम से पता लग रहा है परिवर्तनशील। तो वो क्वांटिटी जो टाइम के साथ में चेंज हो जाए वो कहलाती है वेरिएबल क्वांटिटी, जिसकी वैल्यू टाइम के साथ में चेंज हो, या फिर वो भौतिक राशि जो टाइम के साथ में चेंज हो जाए वो क्या कहलाती है बच्चों, वेरिएबल क्वांटिटी कहलाती है। ठीक है, कांस्टेंट कौन सी होगी, जो नियत होगी, समय के साथ में जो नियत हो वो कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो अपन अवकलन के अंदर बच्चों क्या पढ़ते हैं, कोई दो राशियां पढ़ते हैं, कोई दो वेरिएबल क्वांटिटी पढ़ते हैं, कोई दो वेरिएबल राशि पढ़ते हैं अपन, जो क्या हो, एक दूसरे पर निर्भर करती हो। किस प्रकार से, देखो अगर देखो सबसे पहले तो ये देखो कांस्टेंट की बात की तो कांस्टेंट का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 2, 10, 15, 19, इस प्रकार से जो नॉर्मल संख्याएं होती हैं वो कांस्टेंट होती है। अब वेरिएबल का एग्जांपल जो अपन ले सकते हैं, जैसे x, y, z, नॉर्मली ये अपन क्या किस में गिनते हैं, वेरिएबल्स के अंदर गिनते हैं। तो ऐसे कोई अपने पास में आता है x, y, z, ये अपन वेरिएबल बोल सकती है। ठीक है, तो देखो कोई भी अवकलन गणित के अंदर क्या होता है, अवकलन के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं कि कोई भी दो वेरिएबल क्वांटिटी होती है जो एक दूसरे पे डिपेंड करती है, मतलब एक की वैल्यू दूसरी की वैल्यू पर निर्भर करेगी। अवकलन के अंदर क्या होगा, कोई दो वेरिएबल क्वांटिटी होगी जिसमें एक क्वांटिटी का जो मान है वो दूसरी क्वांटिटी के मान पर निर्भर करेगा, यानी उस पर वो निर्भर करता है। एक में परिवर्तन होगा उसके हिसाब से दूसरे में परिवर्तन होगा। कैसे, जैसे एग्जांपल ले, एक मान लो अक्ष है, एक वाई है, अक्ष वाई पर निर्भर करता है, अक्ष है वो वाई पर निर्भर करता है, या फिर ऐसे मान लो वाई का जो मान है वो अक्ष पर निर्भर करेगा। वाई जो है बच्चों वो अक्ष पर निर्भर करेगा, वाई है वो अक्ष पर निर्भर करेगा, निर्भर कर रहा है। किस प्रकार से निर्भर कर रहा है, वो इस प्रकार से कर रहा है कि अगर y का मान 1 है तो अक्ष का मान मान लो 4 है। ठीक है, अगर y का मान 3 आता है तो अक्ष का मान जो है बच्चों मान लो 9 आता है। अगर y का मान 5 आता है तो इसका मान जो है वो 10 आता है या 20 आता है, कितना ही मान लो। इसका मान मान लो जैसे 7 आता है तो इसका मान 25 आता है। ठीक है, तो देखो इसमें इसका मान जब 1 था तो इसमें कितना आया था, 4 आया था y का मान। जब इसमें 2 जोड़ा अपन ने, इसमें 2 का परिवर्तन हुआ तो इसमें कितने का परिवर्तन हुआ बच्चों, 5 का परिवर्तन हुआ।
ठीक है। इसमें जब वापिस से 2 का परिवर्तन हुआ तो इसमें वापिस से कितने का परिवर्तन हुआ? 11 का परिवर्तन हुआ। तो जिस प्रकार से अक्ष के अंदर परिवर्तन करते जा रहे हैं उससे y भी परिवर्तित होता जा रहा है। तो अवकलन के अंदर क्या होता है, एक वेरिएबल क्वांटिटी होती है वो किसी दूसरी वेरिएबल क्वांटिटी पर निर्भर करती है। अब किस प्रकार से निर्भर करती है वो अपन को समझना है, देखना है। तो इसका जो अवकलन का जो सिंबल होता है बच्चों वो क्या होता है वो समझो। अवकलन गणित पढ़ रहे, इसका जो सिंबल है, जो चिन्ह है, इसका जो सिंबल है वो ये होता है d/d, यानी ऊपर d छोटा और डिवाइड में d, ठीक है। यहां पर मान लो y लिखा हुआ है और यहां अक्ष लिखा हुआ है, यानी ये लिखा हुआ है dy/dx। तो ऊपर तो वो होगा जिसमें चेंजमेंट होगा, जो परिवर्तित होगा। ऊपर तो कौन सा होगा? जो परिवर्तित होगा। और नीचे वो संख्या होगी, वो वेरिएबल होगा जिसके कारण ऊपर वाला परिवर्तित होगा, या फिर जिसके सापेक्ष ऊपर वाला परिवर्तित होगा, जिसके रिस्पेक्ट में परिवर्तित होगा, वो अपन लिखेंगे नीचे d के साथ में। तो ऊपर कौन सा d लिखेंगे? जिसमें चेंजमेंट होगा, जो चेंज होगा। और नीचे कौन सा लिखेंगे? जिसके कारण चेंज होगा या जिसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा, जिसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा, जिसके रिस्पेक्ट में y चेंज होगा वो लिखेंगे। तो यहां पर dy/dx से क्या मतलब है? y में चेंज हो रहा है, किसके सापेक्ष हो रहा है बच्चों? अक्ष के सापेक्ष हो रहा है। समझ में आई? बोलो। इसका जो चिन्ह होता है वो dy/dx अपन इस प्रकार से लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या है? y में चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? किसके सापेक्ष में हो रहा है बच्चों? अक्ष के सापेक्ष में हो रहा है। किसके सापेक्ष में हो रहा है? अक्ष के सापेक्ष में। तो dy/dx का क्या मतलब है? dy/dx का क्या मतलब है? y में परिवर्तन किसके सापेक्ष? अक्ष के सापेक्ष। क्या है? y में परिवर्तन है किसके सापेक्ष है? अक्ष के सापेक्ष। बोलो, बात समझ में आ गई dy/dx का? dy/dx की मतलब समझ में आ गया। इसको अपन लिख सकते हैं अक्ष के सापेक्ष, अक्ष के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, अक्ष के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर। या इसको बोल सकते हैं अपन लोग, या इसको ये भी बोल सकते हैं बच्चों, अक्ष के सापेक्ष, अक्ष के सापेक्ष y का अवकलन, अक्ष के सापेक्ष y का अवकलन। तो इस dy/dx का मतलब ये होता है अक्ष के सापेक्ष y में जो परिवर्तन हो रहा है वो, यानी परिवर्तन की दर, या फिर अक्ष के सापेक्ष y में परिवर्तन। एक और भी बोल सकते हैं, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, नियतांक होता है ये, अवकलन नियतांक। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। आपको बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये होता है इसका सिंबल dy/dx। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा dy/dx से क्या मतलब है। y में परिवर्तन किसके सापेक्ष? अक्ष के सापेक्ष। तो जिसके सापेक्ष अपन को परिवर्तन निकालना है उसको डिवाइड में लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे। ठीक है, अब अपन अवकलन किस प्रकार से करते हैं तो उसके लिए अपन कुछ एक फॉर्मूले देखेंगे और उन फॉर्मूलों पर अपन मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बताता चलूंगा। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट होता है फॉर्मूला नंबर 1। आप लोग हेडिंग डाल लो, सूत्र नंबर 1 अपना, जो ये नोट करना है आप लोगों को साथ साथ में, यहाँ से पहले वाला भी नोट करना था। अपना है फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 1 है, आपको ऐसे दे रखा हो अगर कोई फंक्शन y = अक्ष की पावर n। ठीक है, y में चेंज हो रहा है अक्ष के सापेक्ष, तो इसका डिफरेंशिएशन अपन ऐसे करेंगे dy/dx। क्या रखेंगे? dy/dx। तो y की वैल्यू क्या है? देखो y क्या है अपने पास में? d/dx। क्या मैं इसकी जगह अक्ष की पावर y की जगह अक्ष की पावर n लिख सकता हूं? इसका करना है अक्ष के सापेक्ष अवकलन। क्या करना है? अक्ष के सापेक्ष अवकलन। ये कोई फंक्शन दे रखा है y = अक्ष की पावर n, इसका आपको करना है अक्ष के सापेक्ष
अक्ष के सापेक्ष अवकलन। क्या करना है बच्चों? अक्ष के सापेक्ष अवकलन। तो देखो कैसे करेंगे, जिसके सापेक्ष करना है उसको डिवाइड में लिखेंगे। किसके सापेक्ष करना है? अक्ष के सापेक्ष। तो dx किसका करना है? y का। तो y की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? बोलो बच्चों, अक्ष की पावर n। तो बोलो क्या होगा? इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, जो पावर रहती है बच्चों उसको आगे लेके आ जाते हैं, फिर लिखते हैं पावर में से एक कम कर देते हैं। तो ये आपके पास में dy बटे dx आ जाता है। किसके लिए? जब अक्ष की पावर n दे रखी हो। क्या करना है? पावर को आगे लिखना है और पावर में से एक कम करके लिखना है। जैसे एग्जांपल बताऊं, चलो एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है, जैसे मान लो दे रखा हो अक्ष की पावर 3, ये दे रखा हो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? अक्ष के सापेक्ष करना है तो dy, जिसके सापेक्ष करेंगे उसको डिवाइड में लिखेंगे। dx किसका करना है? y का। ये तो मैंने बताया, जिसमें परिवर्तन होगा वो, और जिसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है उसको डिवाइड में लिखेंगे। तो क्या आएगा बोलो? मैंने सूत्र में क्या है देखो, जो पावर n थी तो n को आगे ले आए थे और n में से देखो एक वैल्यू कम हो गई थी, तो इसमें भी पावर क्या है? 3 है, तो 3 को आगे ले आओ और पावर में से क्या कर दो? एक कम कर दो। तो देखो यहाँ पर अक्ष की पावर n थी तो उसका फॉर्मूला क्या था? n आगे आ गया था इंटू फिर अक्ष की पावर में से क्या हुआ था? देखो n माइनस 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखो 3 पावर थी, 3 को आगे लेके आ गया, फिर 3 में से क्या कर दिया? एक कम कर दिया। तो बोलो ये क्या आ गया? 3 अक्ष स्क्वायर। तो इसकी आंसर कितना आ गया? 3 अक्ष स्क्वायर। जैसे दूसरा एग्जाम्पल चल रहा है अपना, दूसरा एग्जाम्पल है y बराबर अक्ष की पावर 10। क्या दे रखा हो? y बराबर अक्ष की पावर 10। तो क्या आएगा बोलो इसका? बोलो बच्चों, पावर को आगे लेके आना है तो 10 को आगे लेके आ गया, ठीक है। फिर क्या करना है? पावर में से एक कम करना है, यानी 10 माइनस 1। पावर में से क्या करना है? एक कम करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा बोलो? 10 अक्ष की पावर 9। बोलो कर लोगे? आसान है। क्या आएगा? 10 अक्ष की पावर 9। दूसरा एग्जाम्पल और लेता हूं। मान लो ऐसे दे रखा हो y बराबर अक्ष की पावर माइनस 4। क्या दे रखा हो? y बराबर अक्ष की पावर माइनस 4 दे रखा हो। तो कैसे करेंगे बोलो? dy बाई dx बराबर, देखो पावर कुछ भी पावर दे रखी हो, कुछ भी पावर दे रखी हो, उस पावर को आगे लेके आना है। आपको क्या पावर दे रखी है? -4। तो -4 को क्या करोगे आप? आगे लेके आ जाओगे। फिर क्या करना है? जो पावर जो है उसमें से एक कम करना है। तो पावर कितनी थी? -4, उसमें से क्या किया? एक कम कर दिया, यानी -1। तो ये क्या हो गया बोलो बच्चों? -4 अक्ष की पावर, -4 और -1 कितने हो गए? -5। तो क्या आ गए? -5। ये एक फॉर्मूला है पूरा। इसको आप लोग ऐसे डब्बे में बंद कर लेना, वरना ये जो हो जाएगा ये फॉर्मूला इन एग्जाम्पल्स में, ठीक है। कोई एक और एग्जाम्पल अगर मैं बताना चाहूँ तो देखो, अगर ऐसे दे रखा हो y बराबर 1 बट्टे अक्ष की पावर 6। क्या दे रखा हो? y बराबर 1 बट्टे अक्ष की पावर 6 दे रखा हो। तो कैसे करेंगे इसका? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? अक्ष की पावर -6 लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको अक्ष की पावर -6 लिख सकता हूँ? y बराबर, अब करेंगे इसका अवकलन। तो इधर तो क्या आ जाएगा? dy बट्टे dx। dy बट्टे dx क्या आएगा बोलो? पावर को ऊपर लेके गए, पावर माइनस की हो गई, नॉर्मल सी मैथ लग रही है, इतने तो पता ही होगा। फिर पावर को क्या करना है? आगे लेके आना है। पावर को क्या करना है? आगे लेके आना है। तो -6 को मैं आगे लेके आ गया, पावर -6 थी, -6 को आगे लेके आ गया। ये क्या बन गया? अक्ष की पावर -6 माइनस 1। क्या बन गया? एक कम करनी है पावर में से, तो -6 माइनस 1। बोलो ये कितना हो गया? -6 अक्ष की पावर -7। तो -6 और -1 कितना हो गया? -7। तो इस प्रकार से अपने पास में ये आ गया। चलो और एग्जांपल ले लेते हैं एक आध, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। y बराबर जैसे दे रखा हो अक्ष की पावर a कोई कांस्टेंट है। y बराबर क्या दे रखा हो? अक्ष की पावर a पावर दे रखी है, a कोई कांस्टेंट है बच्चों। तो dy बाई dx इसका बोलो क्या होगा? dy बाई dx बराबर, अपने पास में क्या फॉर्मूला आता है? पावर को आगे लेके आना है। ये लो, पावर को आगे लेके आ गया। फिर क्या करना है? पावर में से एक घटा देना है, यानी a माइनस 1।
तो ये क्या आ गया, x इंटू a इंटू एक्स की पावर a माइनस 1। बोलो कर लोगे? चलो और एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन समझने के लिए। y बराबर जैसे दे रखा हो x की पावर 49, बोलो क्या आएगा इसका? बोलो क्या आएगा? इधर तो क्या आएगा, dy बटे dx बराबर, पावर को आगे लेके आ जाओ, 49 x की पावर 49 माइनस 1। क्या करना है, पावर को आगे लेके आया और पावर में से एक कम कर दिया, तो ये क्या आएगा बोलो, 49 x की पावर 48। तो यहाँ से अपने पास में dy बाई डी एक्स क्या आ गया, 49 इंटू एक्स की पावर 48। उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट फॉर्मूले के जो एग्जाम्पल देखे, फर्स्ट फॉर्मूला है वो समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूला नंबर 1 क्या होगा। किस प्रकार से किया, पावर को आगे लेके आना है और पावर में से एक कम करना है। क्या करना है, पावर को आगे लेके आना है और पावर में से एक कम करना है। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट करो, फिर मैं आपको क्वेश्चंस करने के लिए भी दूंगा घर पे। एक फॉर्मूला और देख लेते हैं आज, एक दूसरा फॉर्मूला और देख लेते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या है, तो दूसरा फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला नंबर 2। फॉर्मूला नंबर 2 है कि यदि कोई फंक्शन दे रखा हो y इजिकल टू कोई कांस्टेंट दे रखा हो, यानी कोई नियतांक दे रखा हो, तो उसका अगर मैं अवकलन करूंगा, तो वो 0 आएगा। कोई भी एक अकेला कांस्टेंट दे रखा हो, कोई भी एक अकेला कांस्टेंट दे रखा हो, उसका जब अवकलन करूंगा तो वो अवकलन आएगा बच्चों 0। ठीक है, तो ये भी आपको फॉर्मूला नंबर 2 भी इस प्रकार से डब्बे में बंद कर लेना है, वरना ये एग्जाम्पल्स में खो जाएगा। ठीक है, चलो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे y बराबर दे रखा हो 4, इसका आपको बोला x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर बोलो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा 0। तो ऐसे कोई भी कांस्टेंट हो उसका जो अवकलन आएगा वो 0 आएगा। एक और एग्जांपल बताता हूं, चलो। अगर ऐसे दे रखा हो y बराबर a, जहां पर a बराबर क्या है, कोई कांस्टेंट है, a बराबर क्या है, कोई नियतांक है, कांस्टेंट है, तो इसका भी अवकलन क्या होगा बच्चों, 0। क्या होगा, 0। तो समझ में आई होगी बात। कोई भी ऐसे अकेला कोई कांस्टेंट दिया हुआ होगा तो उसका जो अवकलन होगा बच्चों वो 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, जैसे और एग्जांपल ले अपन, जैसे मान लो और एग्जांपल अगर अपन लें तो क्या हो सकते हैं, देखो जैसे मैं इस प्रकार से लिखूं, y बराबर ऐसे दे रखा हो 2x की पावर 3, इस प्रकार से अगर दे रखा हो तो क्या होगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, समझना इसको। इसमें क्या होगा, देखो कांस्टेंट है 2, ठीक है, कांस्टेंट दिखते ही आपकी आंखें चमकेगी 0, लेकिन ध्यान रखना मैंने बोला अकेला कांस्टेंट होना चाहिए, अकेला कांस्टेंट होगा तो ही 0 होगा। अब ये अकेला नहीं है, इसके साथ में x की पावर 3 और है, इसके पास में क्या है, x की पावर 3 और है, इसके मल्टीप्लाई में है। अगर प्लस में होता तो अपन सोचते, लेकिन यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई के अंदर x की पावर 3 दे रखी है, तो कैसे करेंगे, तो अपन ये जो कांस्टेंट होगा ना इसके साथ में, उसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे। इस कांस्टेंट को क्या करेंगे, ऐसा का ऐसा लिख देंगे। इसको तो लिख दिया, इसके साथ में क्या दे रखा है, x की पावर 3 दे रखी है, तो इस x की पावर 3 का समाकलन करेंगे। 2 जो गुणा में था उसको तो ऐसे कैसा लिख दिया। तो अगर कोई फंक्शन दे रखा हो, कोई वेरिएबल दे रखा हो, उसके साथ में कोई कांस्टेंट संख्या हो, तो उस कांस्टेंट संख्या को ऐसा कैसा लिख देते हैं और उस फंक्शन का क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं। तो x की पावर 3 का अवकलन अलग करके देख लो, x की पावर 3 का अवकलन क्या होगा बताओ मेरे को। 3 को आगे लेके आएंगे, तो 3 को आगे लेके आ गए, फिर क्या करना है, पावर में से 1 कम करना है, तो 3 माइनस 1, तो बोले ये क्या होगा, 3x स्क्वायर। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, 3x स्क्वायर। मैंने क्या किया, x की पावर 3 का अवकलन किया है। क्या किया है, x की पावर 3 का अवकलन किया है, जो कितना आया, 3x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो देखो
इसको मैं क्या 2 को और 3 को गुणा करूँगा तो क्या आएगा 6 आएगा, मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनको, क्या आएगा 6x²। तो 2x³ का जो अवकलन था बच्चों वो कितना आ गया 6x²। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे y बराबर दे रखा हो x⁴ प्लस 6, ऐसे दे रखा हो x⁴ 6, तो क्या आएगा बोलो dy/dx बराबर, अब देखो ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, प्लस का चिन्ह भी हो सकता है, माइनस का चिन्ह भी हो सकता है, तो क्या होगा इसका तो कर दो, x⁴ का क्या आएगा 4 को आगे लेके आओ और 4 में से 1 कम कर दो, 4 को आगे लेके आया 4 में से 1 कम कर दिया, x⁴ का कर दिया, फिर प्लस का चिन्ह आगे तो प्लस का चिन्ह लगाना है। 6 देखो अकेला ही है, 6 अकेला होते ही 6 का अवकलन क्या हो जाएगा 0, मतलब कांस्टेंट अकेला दिखेगा तो कांस्टेंट का अवकलन क्या 0, तो इस 6 का अवकलन क्या हो जाएगा 0, तो इसका आंसर क्या आएगा 4x⁴। एक पावर कम करनी है 4x⁴। चलो और एग्जांपल लेते हैं, y = दे रखा हो 3x⁹ प्लस 10, ये दे रखा हो 3x⁹ प्लस 10 दे रखा हो, तो इसका अवकलन करना x के सापेक्ष, तो dy/dx बराबर, अब देखो आपके पास में 2 फंक्शन है, एक तो ये 3x⁹ है और एक 10 है, तो 10 का तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 10 तो अकेला है, देखो अकेला जब कांस्टेंट होगा तो उसका 0, लेकिन अगर साथ में कांस्टेंट है देखो 3x⁹ ये है, इसका कैसे करेंगे, तो इसका जैसे यहाँ पर किया था उसी प्रकार से करेंगे, साथ में होगा तो जो साथ में कांस्टेंट है उसको ऐसा कैसा लिख लेते हैं, लिख लिया, फिर इसके साथ में क्या x⁴ 9 है, x⁴ 9 का अवकलन क्या होता है बोलो 9 को आगे लेके आएंगे और 9 पावर क्या कर देंगे 1 कम कर देंगे, तो 9 × 27, ये तो 27 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, ये क्या बन जाएगा x⁴ 8, क्या बन जाएगा x⁴ 8, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 27x⁴ 8 और 10 का क्या हो गया 0, तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों 27x⁴ 8। बोलो कर लोगे, बोलो बच्चों कर लोगे, कोई दिक्कत, कर लोगे ना, चलो ठीक है, 1-2 एग्जाम्पल और करवाते हैं। मान लो आपको और एग्जाम्पल दे रखा हो इस प्रकार से, y = x⁴ 7 प्लस 9x प्लस 7, ये दे रखा हो एक एग्जाम्पल, तो इसका कैसे करेंगे देखो समझना, dy/dx, सबसे पहले x⁴ 7 का करेंगे, इसके साथ में कोई कांस्टेंट नहीं दे रखा, खाली x⁴ 7 ही दे रखा है, तो x⁴ 7 का कैसे करेंगे, पावर को आगे लेके आएंगे और पावर में से 1 कम कर देंगे, पावर को आगे लेके आए, पावर कितनी है 7 और 7 में से फिर क्या करना है 1 कम करना है, तो x⁴ 7 - 1, ये तो किसका हो गया x⁴ 7 का हो गया, किसका हो गया x⁴ 7 का, फिर प्लस, अब देखो ये क्या है 9x है, तो क्या है बच्चों 9x है, ठीक है, अब देखो 9 तो कांस्टेंट है और x जो है उसकी पावर 1 है, कुछ भी पावर नहीं दे रखी हो मतलब उसकी पावर 1 होती है, तो x की पावर क्या है 1 है, ठीक है, तो 9 को तो ऐसा कैसा लिखते हैं अपन, किस प्रकार से करते हैं समझना इसको, 9 तो ऐसा कैसा लिखते हैं, कांस्टेंट संख्या होगी कोई फंक्शन के साथ में तो कांस्टेंट संख्या तो ऐसी कैसी लिखेंगे, और इसका करेंगे x की पावर 1 का, तो x की पावर 1 का क्या होगा बोलो, 1 को आगे लेके आएंगे, कितनी भी पावर हो उस पावर को आगे लेके आ जाएंगे, तो पावर कितनी है 1 को क्या किया आगे लेके आ गया, फिर क्या करना है पावर में से 1 कम करना है, तो 1 - 1, पहले पावर 1 थी इसमें से 1 कम कर दिया, तो बोलो क्या हो गए 9 को 1 से गुणा करोगे तो 9 आएगा और x की पावर बोलो क्या आएगी 1 - 1 0, तो किसी की भी पावर 0 हो उसकी जो वैल्यू होती है बच्चों वो क्या होती है 1 होती है, तो यहाँ पर ये क्या आ गया 9 आ गया, तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं 9 तो ऐसा कैसा लिख लिया x की पावर 9 × 1 x की पावर 1 - 1, इसका कर दिया, अब देखो 7 का क्या हो गया 0, खाली कांस्टेंट है, खाली कांस्टेंट का बच्चों क्या होता है 0, तो ये क्या आ गया देखो, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ये क्या आ गया 7x की पावर 7 - 1 कितना हो गया 6 प्लस 9 को 1 से गुणा करो, 9 × 1 9 और x की पावर कितनी आ गई 0 बचेगी, 1 - 1 क्या हो गया
0 प्लस 0, तो ये क्या आ गया बोलो 7x की पावर 6 प्लस 9, क्योंकि x की पावर 0 है उसकी वैल्यू क्या है बच्चों 1 होती है। किसी की भी पावर 0 हो, अगर आप लोगों की पावर भी 0 लगा दोगे तो आपकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो देखो आप लोगों को 2-3 सवाल करने के लिए देता हूं, आप लोगों को खुद को करने हैं। जैसे पहला सवाल दे रखा हो y बराबर x की पावर 109, दूसरा सवाल दे रखा हो y बराबर 3x की पावर 11, तीसरा सवाल दे रखा हो y बराबर x की पावर 6 प्लस 15x स्क्वायर प्लस 20। ये 3 सवाल आप लोगों को करने हैं, खुद से ट्राई करना है बच्चों, बहुत ध्यान से बिल्कुल आराम से समझना है, वीडियो को वापस से करके देखना है। आपको मैंने आज 2 ही फॉर्मूले बताए हैं बस, बाकी जो फॉर्मूले हैं वो कल देखेंगे। ठीक है, अगर आपको ये 2 फॉर्मूले समझ में आ गए तो बाकी अवकलन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों बस इतना, बाकी रहेगा कल।